न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडा और देखिए बात अमेरिका की, जहां पर अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर भी फूट पड़ा है। देश भर के हजारों शहरों में नो किंग्स के नाम से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग ट्रंप की ईरान युद्ध और सरकार के फैसलों के खिलाफ खुलकर विरोध कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों में ट्रंप को तानाशाह ट्रंप तक कह डाला गया और आप देखिए किस तरीके से वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो आपके सामने यहां पर रख रहे हैं। आयोजकों के अनुसार सभी 50 राज्यों में 3200 से अधिक विरोध प्रदर्शन की योजना यहां पर बनाई गई है। तो कई सारे लोग सड़कों पर उतरे और लगातार लंबे वक्त से ट्रंप की नीतियों के खिलाफ यहां पर लोगों के मन में गुस्सा फूटा पड़ा हुआ था। और अब आप देखिए किस तरीके से विरोध भी यहां पर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस युद्ध में न केवल ईरान को नुकसान हुआ बल्कि अमेरिका के भी कई सैनिक मारे गए। और देखिए यमन ने इजरायल पर तीसरा हमला भी कर दिया है, जहां पर 24 घंटे में हूथी का इजरायल पर एक तीसरा हमला निकलकर सामने आया। यमन की ओर से ड्रोन और मिसाइल हमला किया गया है। यमन ने देखिए इजरायल पर यह हमला किया। 24 घंटे में ही हूथियों की भी यहां पर बाजी पलटती हुई दिखी है। आप देखिए किस तरीके से अब युद्ध के मुहाने पर हूथी भी यहां पर उतर आ चुके हैं। हूथी के हमले और ज्यादा तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिजबुल्लाह की तरह हूथी एक ऐसा संगठन है जो यमन से ऑपरेट करता है। यमन में आपको याद होगा लाल सागर वहीं से गुजरता है और उसी के बॉर्डर पर हूथी लगातार कई बार ऐसी कई खबरें इससे पहले भी युद्ध से पहले आपने सुनी होंगी, किस तरीके से लाल सागर से आने जाने वाले जहाजों में लूटपाट उनकी ओर से की जाती है और उनको रोका जाता है। और अब आप देखिए कैसे इजरायल पर यह हमले अब हूथियों की ओर से कर दिए गए। तो देखिए यमन से इजरायल पर दूसरा हमला, हूथी ने ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल इसमें किया है, जहां पर दक्षिणी इजरायल पर हूथी ने यह हमला कर दिया। हूथी विद्रोहियों ने हमले जारी रखने का दावा भी किया है। इससे पहले इजरायल ये कह रहा था कि एक रास्ता हम ऐसा बनाते हैं जिससे जितने भी अरब कंट्रीज हैं वो आसानी से लाल सागर से होते हुए अपना जो तेल है वो उन तक दे पाए, इजरायल तक पहुंचा पाए। लेकिन सबसे बड़ा संकट यही था, उस वक्त भी चुनौती यही थी कि आखिर हूथी से किस तरीके से निपटना है। और अब आप देखिए वहां जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ आपने देखा किस तरीके से लेबनान ने भी यहां पर इजरायल को घेरा है। और अब हूथियों ने نفذت قواتنا المسلحة بعون الله تعالى وبالتوكل عليه العملية العسكرية الثانية في معركة الجهاد المقدس، وذلك بدفعة من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، والتي استهدفت عددا من الأهداف الحيوية والعسكرية للعدو الصهيوني। और देखिए महायुद्ध के बीच इजरायल ने एक बार फिर ईरान के परमाणु ठिकाने पर अटैक किया है। ईरान के स्टील प्लांट को भी टारगेट यहां पर किया गया, जिसके बाद ईरान बुरी तरीके से बौखलाया है। इजरायल की हरकत से गुस्सा ईरान ने कहा है कि इजरायल अब आगे से खेल रहा है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर फिर टारगेट। यज़्द में यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट पर अटैक। ईरान बोला आग से खेल रहा है इजरायल। जिस परमाणु को लेकर पश्चिम एशिया युद्ध की आग में धधक रहा है, जिस परमाणु को लेकर पिछले 1 महीने से जंग जारी है, एक बार फिर इजरायल ने उसी पर टारगेट किया है। इस बार इजरायल ने ईरान के यज़्द में यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट को निशाना बनाया है। इजरायली सेना के मुताबिक हमले में उस फैसिलिटी को निशाना बनाया गया जहां यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए जरूरी प्रोसेसिंग होती है। ईरानी मीडिया ने भी यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट पर हमले की पुष्टि कर दी है, जिसके बाद ईरान बुरी तरह से भड़क गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी दी है कि इन हमलों के लिए इजरायल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि खोंडाव हैवी वाटर फैसिलिटी और अर्दाकन एलोकैक प्रोडक्शन प्लांट पर भी हमले किए गए हैं, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान में हुए यूरेनियम प्लांट पर हमले को लेकर आईएईए ने कहा है कि इस हमले के बाद आसपास के इलाकों में रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा। एजेंसी ने कहा है कि वो इस घटना की जांच कर रही है और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले खुजिस्तान स्टील प्लांट और मोबार रेकेह स्टील प्लांट पर भी किए गए, जो ईरान के बड़े कारखाने हैं। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है और उसकी स्टील इंडस्ट्री पूरी तरह से डैमेज हो सकती है। इजरायल के हमले से बौखलाए ईरान ने
इजराइल के साथ साथ खाड़ी देशों को भी खुली धमकी दी है। ईरान का कहना है कि वो इजराइल और खाड़ी देशों के स्टील प्लांट्स को निशाना बना सकता है। जिन देशों को धमकी दी गई है उनमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन शामिल है। ईरान की इस चेतावनी के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है और ईरान ने खाड़ी देशों पर हमले भी शुरू कर दिए हैं। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला किया। इस हमले में 10 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबर है और कुछ विमानों के तबाह होने का दावा भी किया जा रहा है। और देखिए, इजरायल ने ईरान के प्रमुख परमाणु केंद्रों पर बड़े हमले किए। हम आपको मैप पर ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने की कोशिश करते हैं कि ये परमाणु ठिकाने ईरान के लिए कितने ज्यादा अहम यहाँ पर हैं। तो आप मैप के जरिए यहाँ पर समझिए। अब आप देखिए, ये पूरा ईरान का नक्शा आप यहाँ पर देख रहे हैं। बुशर देखिए, यहाँ पर एक न्यूक्लियर प्लांट है जो कि आप इसको कह सकते हैं पश्चिमी इलाका है ये ईरान का। यहाँ पर ये न्यूक्लियर प्लांट है। इसके अलावा अराक, वहां पे खोंडाब हैवी वाटर कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना हुआ है, इसको भी टारगेट किया गया। अब आप यहाँ पर देखिए यज़्द जो कि बीच में है, एकदम सेंट्रल ईरान में है। यहाँ पर अर्दकान ये लोग के एक उत्पादन संयंत्र मौजूद है। ये ऐसे ठिकाने हैं जिनकी जो सीमा है इजरायल से काफी करीब लगती है, क्योंकि उस छोर में देखिए, उस छोर में इजरायल है और यहां से हमला करना बेहद आसान है। और इसीलिए सबसे ज्यादा नुकसान ईरान कहां पर देख रहा है? आप देखिए, जो पश्चिमी इलाका है उसका सबसे ज्यादा नुकसान। इसके अलावा जो उत्तरी इलाका है वहां पर भी टारगेट लगातार हो रहे हैं और इसीलिए इस इलाके को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है ईरान के लिए, क्योंकि यहाँ पर उसके कई सारे संयंत्र है। आपने देखा हैवी वाटर कॉम्प्लेक्स यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा न्यूक्लियर प्लांट भी यहाँ पर मौजूद है और इसी को बार बार टारगेट किया जा रहा है। और इसी के साथ ईरान की संसद के एक सदस्य ने देखिए परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी के तेहरान के हटने का आह्वान भी करने वाला एक विधेयक पेश करने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक पोस्ट भी है। इस पोस्ट में मालिक शरियाती ने कहा है कि प्रस्ताव को कानूनी मामलों में संसदीय उप प्रतिनिधि के पास भेज दिया गया। दरअसल अमेरिका और इजरायल के बुशर समेत ईरानी परमाणु सुविधाओं पर लगातार हमले जारी रखने की वजह से एनपीटी से ईरान के हटने की मांग और ज्यादा तेज हो गई है। शरियाती ने आगे ये भी कहा कि वो उस ईरानी कानून को रद्द करने की भी वकालत कर रहे हैं जो 2015 के परमाणु समझौते का ढांचा प्रदान करता है, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान छोड़ दिया था। और देखिए, कुवैत में भी हवाई हमले के सायरन सुनाई दिए हैं। कुवैत में आधी रात कई सारे सायरन बजे। कुवैत ने 15 ड्रोन हमले की जानकारी यहां पर दी है। कुवैत में हमले से देखिए हवाई अड्डे भी वहां पर आग से लिपट चुके हैं। कई सारे हवाई अड्डों को नुकसान यहां पर पहुंचा है। तस्वीर आप देखिए वहां से जो सामने आई है। कुवैत पर लगातार कई हमले ईरान की ओर से यहां पर लगातार किए जा रहे हैं और ऐसे में वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहद नुकसान पहुंचा। अभी देखिए ड्रोन के जरिए कैसे अटैक हुआ, ये देखिए, और एक बड़ा ब्लास्ट यहां पर होता हुआ आपको दिखा। ड्रोन सबसे बड़ी ताकत है ईरान की और ड्रोन से वो किसी भी इंटरसेप्शन को भी यहां पर चकमा दे सकते हैं। और इसके अलावा कई सारे छोटे छोटे ड्रोन उनके पास मौजूद है जिससे वो हमला करने में बेहद सक्षम है। वो उसको आसानी से ट्रेस कर सकते हैं, उस लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं और वहां पर उनमें वो बमों को भरकर दूसरे इलाकों में किस तरीके से भेजते हैं। और देखिए कुवैत में किस तरीके से अटैक ईरान ने करवाया। Oh my God. और देखिए, ईरान की सेना के प्रवक्ता ने दावा किया है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना ने ठिकानों पर लगातार कई हमले अभी जारी है और इन हमलों में 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। ईरान सेना ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि ट्रंप समझ लें, ये इलाका अब अमेरिकी सेना के लिए शमशान साबित होगा। तो आप सोचिए, अमेरिका नहीं चाहता था कि इतने सारे बॉडी बैग्स यानी कि इतने सारे अमेरिकी जितने भी सैनिक हैं उनके शव अमेरिका तक पहुंचे, लेकिन ईरान फिलहाल जो आंकड़े यहां पर सामने रख रहा है उसमें दावा किया जा रहा है कि 500 से भी ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। और अगर इतना बड़ा नुकसान हुआ तो आप सोचिए, जिस तरीके की इमेज लगातार ट्रंप बनाने की कोशिश कर रहे थे, एक पीस इमेज, वो बिल्कुल बनती हुई नहीं दिख रही है और इसका खामियाजा उनको मिड टर्म इलेक्शन में भुगतना होगा। और वहां से तस्वीरें जो आपने देखी, लोग सड़कों पर उनके खिलाफ अब उतर भी आ चुके हैं। और देखिए, जंग के बीच लेबनान में इजरायल के हमले में 2 पत्रकारों की मौत भी हो गई है। दक्षिण लेबनान में पत्रकारों की कार को इजरायली सेना ने टारगेट किया, जिसमें 2 पत्रकारों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में पत्रकार अली शोएब फातिमा फतौनी की मौत की खबर भी यहां पर सामने आई और जानकारी के मुताबिक दोनों पत्रकार कवरेज के लिए वहां पर जा रहे थे और तभी इजरायली सेना ने पत्रकारों पर हवाई हमले किए। इस हमले में पत्रकार फातिमा फतौनी के भाई और फोटोग्राफर मोहम्मद फतौनी भी मारे गए। पत्रकार अली शोएब
हिजबुल्लाह समर्थित चैनल अल मनार टीवी के रिपोर्टर थे, तो फातिमा फतौनी अल मयादीन चैनल की रिपोर्टर बताई गई हैं। आप ये तस्वीर भी वहां से देखिए जो लगातार सामने आई। पत्रकारों की कार पर अटैक यहां पर हुआ है। लेबनान में पत्रकारों की कार पर यह एयर स्ट्राइक यहां पर हुई है। इसमें 3 पत्रकारों की मौत यहां पर बताई गई है। और आप तस्वीर भी यहां पर देखिए, ये दोनों भाई बहन थे जिनमें से एक फोटोग्राफर थी और दूसरी रिपोर्टर थी। लेकिन तभी अचानक एक हमला वहां पर होता है। और देखिए कॉन्फ्लिक्ट जोन में जब भी यहां पर कोई भी पत्रकार जाए तो सबसे ज्यादा रिस्की वही क्षेत्र होता है जहां पर लगातार बमबारी हो रही हो। और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन में कोई भी क्षेत्र ऐसा बचा नहीं है इस वक्त, ईरान हो, इजराइल हो, लेबनान हो, कि वहां पर कोई भी सुरक्षित हो सके। और देखिए सबसे बड़ी चुनौती एक जर्नलिस्ट के लिए यही होती है कि ऐसे कौन सी जगह से वो रिपोर्ट करें जहां पर वो खुद को भी महफूज रख सके। और आप देखिए जो तस्वीरें वहां से सामने आई हैं, जर्नलिस्ट की भी किलिंग सब वहां पर हो रही है, पत्रकारों की भी मौत यहां पर हुई है। अब हमला इंटेंशनली किया गया या फिर नहीं, इस बात को लेकर देखिए अब भी लगातार संशय है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मुद्दा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी जरूर उठाया जाएगा। अब वहां पर जब उठाया जाता है तो यूनाइटेड नेशन इसको लेकर, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर क्या और नियम सख्त करते हैं उसको लेकर भी यहां पर देखिए भविष्य ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें वहां से लगातार सामने आ रही है वो आपने देखा किस तरीके से 3 पत्रकारों की मौत हुई है हमले में। और देखिए इजराइल के हमले में मौत से कुछ घंटे पहले ही फातिमा फतौनी ने आखिरी रिपोर्ट दी थी। फातिमा फतौनी ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया था जिसमें वो लेबनान के अल तैयबा इलाके में मौजूद थी। ये पोस्ट आप उनका देखिए, ये आखिरी पोस्ट है। अल तैयबा इलाके में उस वक्त मौजूद थी, वहां से रिपोर्टिंग कर रही थी और तभी अचानक से हमला उन पर यहां पर होता है। मौत से कुछ देर पहले की जो रिपोर्टिंग डिटेल्स थी बकायदा उन्होंने एक पोस्ट कर यहां पर साझा भी की हैं। जो जानकारियां उनको वहां से प्राप्त हुई वो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक्स पर पोस्ट कर यहां पर सामने रखी भी। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद उन पर हमला होता है और अटैक में वो मारी जाती हैं। आप देखिए उनके भाई जो हैं उनकी भी यहां पर मौत हुई है। ये 3 तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं अलग अलग, जहां पर पहली तस्वीर में वो पोस्ट आप यहाँ पर देखिए। इसके अलावा जो 3 पत्रकार मारे गए हैं इस हमले में उनकी तस्वीरें भी आप यहाँ पर देखिए। देखिए बेहद चुनौतीपूर्ण माहौल यहाँ पर होता है जब भी कोई भी पत्रकार वॉर जोन में मौजूद हो, उसके लिए खुद को सुरक्षित रख पाना और सुरक्षित डिटेल्स पहुंचा पाना सबसे ज्यादा बेशकीमती काम और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग भी। और देखिए उधर पत्रकार फातिमा फतौनी की मौत की खबर पढ़ते वक्त अल मयादीन चैनल की एंकर भावुक भी हो गई। एंकर के भावुक होने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, उस वक्त जब ये हमला हुआ था फातिमा पर, उस दौरान की ही ये वीडियो क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं। और लाइव एंकरिंग उस वक्त स्टूडियो में बैठकर एक एंकर कर रही थी। लेकिन जैसे ही उनको भी ये भनक लगी कि फातिमा पर हमला हुआ, वो मारी जा चुकी हैं, उसके बाद वो भावुक हो जाती है। وكانت أيضا الزميلة فاطمة فتوني معهم يومها. استشهد زميلانا وزملاء في قنوات أخرى وبقيت هي لتكمل هذه الرسالة إلى حين نالت الشهادة الآن وهي تدافع عن بلادها وعن القضايا المحقة. और देखिए पत्रकारों पर हमले की लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। नवाफ सलाम ने इजराइल से तुरंत हमले रोकने की मांग भी यहां पर कर दी है। तो कई हमले अब तक हो चुके हैं, कई रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर आम लोग रह रहे हैं। और अब आप देखिए पत्रकारों को भी यहां पर क्या जानबूझकर टारगेट किया गया, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। देखिए ये जहां पर ये अटैक हुआ वो भी आप समझिए लेबनान का इलाका है, लेबनान का दक्षिणी इलाका। अब लेबनान का जो दक्षिणी इलाका है वो उत्तरी इलाके से लगता है जो कि इजराइल में मौजूद है और वहीं से ये फायर किया गया। जब हमला हुआ उस वक्त एक पत्रकार, हिजबुल्लाह की जो पत्रकार बताई जा रही है, हिजबुल्लाह का ही एक टीवी चैनल है, उसकी वो पत्रकार फातिमा बताई जा रही है, वो रिपोर्टिंग कर रही थी। लेकिन तभी अचानक से उन पर अटैक होता है और इसीलिए अब लेबनान के पीएम ने इसकी निंदा भी की है। तो देखिए वहीं आईडीएफ का दावा है कि अली हसन शोएब हिजबुल्लाह के रदवन फोर्स का आतंकी है जो पत्रकार बनकर सालों से काम कर रहा था। अल मनार नेटवर्क के जरिए वो आईडीएफ लोकेशन की जानकारी लीक करता था, दक्षिणी लेबनान में तैनात सैनिकों की मूवमेंट बताता रहा था, तभी उस पर हमला कर दिया गया। आप देखिए किस तरीके से पूरा अटैक यहां पर हुआ है। पत्रकार अली हसन शोएब को यहां पर हिजबुल्लाह आतंकी तक बताया गया है। पत्रकारों की मौत पर आईडीएफ का यह बड़ा दावा यहां पर निकलकर सामने आया, क्योंकि अब हर कोई ये कह रहा है कि आखिर ये हमला इजराइल की ओर से क्यों किया गया, वो भी पत्रकारों पर। तो अब
इजरायल ये दावा कर रहा है कि जो पत्रकार यहां पर पत्रकारिता कर रहा था वो एक आतंकी था और इसीलिए उसको यहां पर मार गिराया गया। पत्रकार अली हसन शोएब को हिजबुल्लाह आतंकी यहां पर बताया गया और इससे पहले जो डिटेल्स वहां से सामने आ भी रही थी उसमें यही कहा जा रहा था कि हिजबुल्लाह के एक टीवी चैनल के लिए पत्रकार यहां पर काम कर रहे थे। लेकिन देखिए अब इसको लेकर हो सकता है आगे अगर ये बात ईरान कह रहा है कि वो आगे तक ले जाएगा, यूनाइटेड नेशंस तक ले जाएगा, तो हो सकता है इस पर पूरी जांच भी यहां पर हो सके। और देखिए पश्चिम एशिया में जमीनी जंग की तैयारी में अमेरिका इस वक्त लगातार दिख रहा है, जहां पर 3500 अमेरिकी सैनिक पहुंच चुके हैं पश्चिम एशिया और कई हफ्तों तक चलने वाले ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी वहां पर शुरू हो चुकी है। ईरान को ट्रंप की चेतावनी के बाद यूएस आर्मी की तैयारी यहां पर देखने को मिल रही है। आप देखिए 3500 सैनिक यहां पर तैनात कर दिए गए हैं। कई हफ्तों तक चलने वाले ग्राउंड ऑपरेशन की पूरी तैयारी यहां पर की जा रही है और ईरान को ट्रंप की चेतावनी के बाद यूएस आर्मी ने ये तैयारियां शुरू की हैं। ईरान युद्ध जैसे जैसे लंबा खिंच रहा है, अमेरिका और इजरायल के बीच दरार पैदा होती दिख रही है। ऐसी खबरें हैं कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने जेडी वैंस ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन पर फटकार लगाई है। उन्होंने नेतन्याहू से कहा कि उन्होंने ईरान को कम आंका और ट्रंप को ईरान से युद्ध की गलत तस्वीर दिखाई। माना जा रहा है कि इजरायल जहां ईरान के साथ लंबी लड़ाई के मूड में है, तो वहीं अमेरिका इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। ईरान पर प्रहार या इंतजार। अमेरिका इजरायल में तकरार। महायुद्ध पर अमेरिका इजरायल रिश्तों में दरार। ईरान युद्ध जैसे जैसे लंबा खिंच रहा है, अमेरिका और इजरायल के बीच तनाव भी बढ़ रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या युद्ध की रणनीति को लेकर अमेरिका और इजरायल के बीच मतभेद पैदा हो गए हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच तीखी बातचीत हुई। जेडी वैंस ने ईरान युद्ध के बारे में बढ़ा चढ़ाकर दावा करने के लिए नेतन्याहू को जमकर फटकार लगाई, क्योंकि जहां इजरायल इस जंग को लंबा खींचना चाहता है, वहीं अमेरिका इसे जल्द खत्म करने के मूड में है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सख्त बातचीत में कहा, आपने ईरान को कम करके आंका, आपने ट्रंप को युद्ध की आसान तस्वीर दिखाई। यानी जिस जंग को इजरायल आसान बता रहा था, वो अब अमेरिका को उतनी आसान नहीं लग रही। एक तरफ इजरायल ईरान पर लगातार और बड़े हमले चाहता है, दूसरी तरफ अमेरिका इस जंग को सीमित रखना चाहता है और जल्दी खत्म करने की बात कह रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने G7 बैठक के बाद बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, हमारा मिशन साफ है, ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं मिलने देंगे। ऑपरेशन महीनों नहीं, हफ्तों में खत्म हो सकता है। रूबियो ने चेतावनी भी दी, ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर टोल सिस्टम लागू कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के सबसे बड़े तेल रूट पर इस खतरे का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। रूबियो ने नाटो देशों पर यह कहकर हमला बोला कि जब भी उन्हें जरूरत पड़ी तो अमेरिका ने उनकी मदद की, लेकिन जब अमेरिका को मदद की जरूरत पड़ी तो नाटो से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। The United States is constantly being asked to help in a war, and we have more than any other country in the world, on a war that's happening in another continent, in Ukraine. But when the U.S. had a need, he didn't get proper positive responses. So right now he's just making the observation that, I think there was a couple of the leaders in Europe who said that this was not Europe's war. Well, Ukraine is not America's war, and yet we've contributed more to that fight than any other country in the world. So it'll be something to examine. The president will have to take into account down